Good morning, student. Myself, Kishan Kumar Nirvan from Government Polytechnic College, Chittorgarh, lecturer in Mechanical Engineering Department. आज हम डिस्कस करेंगे कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम। कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है? इफ़ very low temperature are desired, then the corresponding evaporator pressure is also very low, and this result is higher pressure ratio. Due to this high pressure ratio, there is a reduction in the volumetric efficiency. To avoid this problem, cascade refrigeration system is used as shown in figure. अब कभी कभी हमें ज़रूरत होती है कि हम बहुत ही लो टेम्परेचर को अटेंड करने के लिए, कभी कभी हमें बहुत ही लो टेम्परेचर की डिजायर्ड होती है, तो उस कंडीशन के अंदर उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? इवोपरेटर का जो टेम्परेचर है, हमारे जो स्टोरेज स्पेस से जो इवोपरेटर है, उस इवोपरेटर का जो टेम्परेचर वो बहुत ही लो होगा। और अगर इवोपरेटर का टेम्परेचर बहुत ही लो होगा, देन वो मोर हीट, स्टोरेज स्पेस से मोर हीट लेगा, और जब उसे एनवायरनमेंट में उसको थ्रो करना है, दैट्स मीन इवोपरेटर प्रेशर और कंडेंसर प्रेशर, इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होगा। गैप होने का मतलब है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर रेशियो होगा। और हम जानते हैं कि इस कंप्रेसर के अंदर एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद में प्रेशर रेशियो जो है एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही हो सकता है, और उसके बाद क्या होता है, उनकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी डिक्रीज होने लगती है, और एक में ऐसा भी आ सकता है कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी लाइक 0 हो जाए। तो हम इतना, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है? मल्टी स्टेज, एक साथ 2 वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज किया जाता है, यानी 2 साइकिल एक साथ यूज की जाती है कैस्केड सिस्टम के अंदर। अभी हम फिगर में उसको देखेंगे। तो इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसका यूज क्यों किया जाता है कि जब हमें बहुत ही लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट हो, दैट्स मीन इवोपरेटर टेम्परेचर, जो स्टोरेज स्पेस में जो इवोपरेटर टेम्परेचर है उसका टेम्परेचर बहुत ही कम होगा, और आपका जो रिजेक्शन टेम्परेचर है, कंडेंसर का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होगा। तो प्रेशर रेशो बिटवीन इवोपरेटर टेम्परेचर एंड कंडेंसर टेम्परेचर, जो प्रेशर रेशो है बहुत ही हाई होगा। और हम जो कंडेंसर यूज करते हैं उसकी एक लिमिट होती है, उस पर्टिकुलर लिमिट के बाद में हम प्रेशर रेशो को इंक्रीज नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करते हैं तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इफ़ ए वेरी लो टेम्परेचर आर डिजायर्ड, देन द कोरस्पॉन्डिंग इवोपरेटर प्रेशर इज ऑल्सो वेरी लो, प्रेशर भी लो होगा इवोपरेटर का, एंड दिस रिजल्ट इज हायर प्रेशर रेशो। इसके कारण क्या हमें हायर प्रेशर रेशो प्राप्त होगा, और ड्यू टू दिस हाई प्रेशर रेशो देयर इज ए रिडक्शन इन वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम होती है। ओके, तो टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज यूज एज शोन इन फिगर। ओके, तो हमें ध्यान रखना है कि अपने कैस्केड रेफ्रिजरेशन को हम क्यों यूज में लेते हैं। ओके, उसके बाद ये देखते हैं कि हमारे पास ये मेनली स्टोरेज स्पेस हमारे पास ये है, ठीक है, और यहाँ से हमने ये हीट यहाँ से रिमूव करनी है हमें। Q1 इक्वल टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, Q1 यहाँ पर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है, और यहाँ पर ये रेफ्रिजरेशन 1 है, और हमने यहाँ पे वर्क इनपुट दिया है W1। ओके, और यहाँ पर ये जो है Q2 जो है हीट रिजेक्ट होती है, यहाँ पर हीट रिजेक्ट हुई। लेकिन जो अपने सेकंड सिस्टम है, जो अपने सेकंड रेफ्रिजरेशन है, जो फर्स्ट रेफ्रिजरेशन के कंडेंसर से जो हीट रिमूव होती है वही हीट इनपुट का काम करती है, लाइक ए रेफ्रिजरेशन इफेक्ट 2। वही हीट दूसरे रेफ्रिजरेशन के लिए हीट इनपुट का काम करती है, तो उसको बोलेंगे हम Q2 डैश लाइक ए रेफ्रिजरेशन 2। ओके, फिर यहाँ पर एक बार वापस से यहाँ पे W2 हमें वर्क देना होगा, और सराउंडिंग के अंदर हम Q3 रिजेक्ट करते हैं हीट को, जिसको बोलेंगे Q रिजेक्शन। ओके, इसका डायग्राम देखते हैं किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें 2 रेफ्रिजरेंट यूज होंगे, क्योंकि 2 साइकिल इसमें वर्क कर रही है, इसीलिए इसमें 2 रेफ्रिजरेंट यूज होंगे। फर्स्ट देखते हैं हाई टेम्परेचर साइड नॉर्मल यूज रेफ्रिजरेशन। तो हाई प्रेशर साइड के अंदर हम क्या करते हैं? नॉर्मल, ये अपने सेकंड जो साइकिल है वो हाई प्रेशर साइड टेम्परेचर साइड में है, तो नॉर्मल रेफ्रिजरेंट्स यहाँ पर हम यूज करते हैं, लाइक NS3 या R112 लाइक दैट, है ना।
और जो आपके लो प्रेशर साइड है, लो टेम्परेचर साइड है, जैसे ये जो साइकिल है आपकी लो टेम्परेचर साइड है, यहाँ पर हम बहुत ही ठंडा जो रेफ्रिजरेंट होता है उसको यूज करेंगे, जैसे CO2, R23, NH3 एक्ट वगैरह यहाँ पर हम यूज करते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये आपकी पहली साइकिल है, तो यहाँ से आपको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट एंटर होता है। फिर ये प्रेशर नंबर ये 4 से 1, फिर हमने वेपर कंप्रेशन साइकिल में देखा है ये यहाँ से 1 से 2 क्या कंप्रेस होता है और यहाँ पर अपन को वर्क इनपुट देते हैं, और यहाँ से फिर ये यहाँ पर कंडेंस होता है और हीट रिजेक्ट होती है और ये वापस ये साइकिल इस तरीके से चलती है। सेकंड साइकिल में हम देखते हैं कि हमने देखा है कि यहाँ से हीट जो रिजेक्ट हो रही थी फर्स्ट से, वो यहाँ पे इनपुट होती है, और इसी तरीके से ये साइकिल यहाँ पे इस तरीके से वर्क करती है। ओके, ये हमारा इस तरह से डायग्राम था। इसको अपन ये ब्लॉक डायग्राम्स में देख सकते हैं कि ये हमारे पास इवोपरेटर है, 4 से 1 में स्टोरेज स्पेस से हीट आती है और 1 से 2 में हम कंप्रेस करते हैं जो आने वाली जो हीट होती है, जो ठीक है जो रेफ्रिजरेंट होता है यहाँ से हीट लेते, इवोपरेटर से हीट लेता है, और इवोपरेटर जो आपका वेपर है आपके जो रेफ्रिजरेंट है वो एंटर करता है कंप्रेसर में, और कंप्रेसर में हम वर्क इनपुट करते हैं W1, एंड उसके बाद 2 से 3 में कंडेंसर जो है हीट को रिजेक्ट करता है, और 3 to 4 में थ्रॉटलिंग प्रोसेस होता है। जो कंडेंसर यहाँ पर हीट को रिजेक्ट करता है वही आपके सेकेंड रेफ्रिजरेशन के अंदर वो हीट इवोपरेटर में एंटर होती है, ठीक है, और यहाँ से वापस से कंडेंसर 2 में ये एंटर होती है, और कंडेंसर 2 के अंदर जो सेकंड रेफ्रिजरेंट है वो कंप्रेस होता है, देन अगेन वो सेकंड नंबर की जो साइकिल है उसे कंडेंसर में एंटर होता है और वहाँ से हीट रिजेक्ट होती है, जिसको अपन बोलेंगे QR, उसको बोलेंगे 3 days, और 3 days से 4 days पे वापस थ्रॉटलिंग प्रोसेस होता है। अब इसकी COP क्या होती है वो देखते हैं अपन। तो COP ऑफ ओवरऑल प्लांट है, तो COP इक्वल टू क्या होगा, सबसे पहले मेन तो हमारा क्या स्टोरेज स्पेस से जो हीट रिजेक्ट की जाती है उसी को बोलते हैं हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ओके, तो COP इक्वल टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन टोटल वर्क इनपुट। टोटल वर्क इनपुट कितना हुआ, W1 एंड W2, 2 कंप्रेसर काम कर रहे हैं, 2 बार हमने वर्क जो है इनपुट किया है ओनली सिंगल Q1 को स्टोरेज स्पेस से मूव करने के लिए। दैट्स मीन COP इक्वल टू Q1 बटा W1 प्लस W2। ओके, तो COP ऑफ द फर्स्ट सिस्टम, जो फर्स्ट सिस्टम है, फर्स्ट हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसको बोलेंगे COP ऑफ 1 इक्वल टू Q1 अपॉन W1। तो W1 इक्वल टू Q1 अपॉन COP1। दैन COP ऑफ द सेकेंड सिस्टम, जो सेकेंड सिस्टम है उसकी COP क्या होगी, तो COP2 इक्वल टू Q2 बटेवा W2, तो W2 इक्वल टू Q2 बटा COP ऑफ 2। तो फॉर ओवरऑल COP वी फाइंड COP इक्वल टू Q1 बटा हुआ है W1 प्लस W2। तो हम देखते हैं कि COP इक्वल टू Q1 बाय Q1, हम वैल्यू पुट कर रहे हैं W1 और W2 की, तो Q1 अपॉन COP1 प्लस Q2 अपॉन COP2। तो COP इक्वल टू Q1 अपॉन COP1 प्लस Q2 क्या है, Q2 यहाँ पे हम देखते हैं बाय द फर्स्ट लॉ कि यहाँ पर Q1 जब हम देखते हैं इस डायग्राम में तो Q2 क्या है, Q2 क्या है यहाँ पे कि ये इनपुट ये भी इनपुट थी, दैट्स मीन W1 प्लस Q1, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट किया है, Q2 COP2, तो Q2 को वैल्यू हमने रखी है W1 प्लस Q1। दैन इसको अपन अलग अलग करते हैं, तो इक्वल टू Q1 अपॉन COP1 प्लस W1 अपॉन COP2 प्लस Q1 अपॉन COP1। तो Q1 इक्वल टू Q1 को हम यहाँ पे कांस्टेंट ले लेंगे, तो Q1 अपॉन COP1 प्लस W1 की जो वैल्यू है वो हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, तो W1 इक्वल टू क्या होता है Q1 अपॉन COP1, दैट्स मीन इसको वैल्यू पुट करेंगे तो Q1 अपॉन COP1 COP2 प्लस Q1 अपॉन COP1, दैन COP इक्वल टू COP1 COP2 बटेवा 1 प्लस COP1 प्लस COP2। तो हमें अगर दोनों ही रेफ्रिजरेशन की अगर हमें COP फाइंड आउट है
और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अगर हमें दिया हुआ है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हुए COP इक्वल टू COP1 इंटू COP2 डिवाइड बाय 1 प्लस COP1 प्लस COP2 इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम किसी भी कैस्केड सिस्टम की COP फाइंड कर सकते हैं। इसमें जितने भी नंबर ऑफ जनरली आपके एग्जाम्स में 2 वर्किंग साइकिल्स के लिए आता है, उन 2 के लिए हम 3 रेफ्रिजरेशन साइकिल्स भी यूज़ ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।